होना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस नहीं हुआ था, सेल वॉल हो गया था, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, और ऑफ कोर्स मैंने आपको समथिंग अबाउट दिस प्लाज्मोडेस्माटा भी बता दिया था। तो आई सपोज सेल वॉल मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, दैट इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बहुत शुरू से जानते थे कि देयर इज अ मेम्ब्रेन नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बहुत सारे मॉडल्स आए। हमें ये पता था कि इसमें लिपिड, पहले मॉडल था लिपिड, फिर एहसास हुआ कि प्रोटीन्स भी है, तो मॉडल बनाया कि लिपिड्स और प्रोटीन्स है। कई मॉडल्स आए, ठीक है, रॉबर्टसन ने मॉडल दिया और दूसरे साइंटिस्ट ने मॉडल दिया, ठीक है ना। एक ट्राइलैमिनार मॉडल आया कि पहले प्रोटीन की लेयर है, फिर लिपिड की लेयर है, फिर लिपिड की लेयर है, फिर प्रोटीन की लेयर है। मतलब एक प्रोटीन की लेयर, एक लिपिड की लेयर, फिर एक प्रोटीन की लेयर, ऐसे है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आते हैं। ये वाला जो मॉडल लास्ट में बता रहा हूँ ये एक्चुअली रॉबर्टसन का मॉडल था, इसको हम यूनिट मॉडल कहते हैं, यूनिट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स आए, लेकिन फाइनली जो मॉडल आज हम जानते हैं या समझते हैं या मानते हैं, वो लेटेस्ट मॉडल जो है, जो बुक्स वगैरह में दिया हुआ है, जो मोस्टली हम मानते हैं, दैट इज द सिंगर निकोलसन मेथड। सिंगर, दैट इज साइंटिस्ट सिंगर निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन 1972 में ये मॉडल दिया गया। मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मॉडल का नाम क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ क्वासी फ्लूइड। आइए हम आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वासी फ्लूइड क्या है, फ्लूइड मोज़ेक क्या है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स और प्रोटीन्स अलग अलग नहीं है। मतलब ये नहीं कि एक लिपिड की लेयर और एक प्रोटीन की लेयर, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ मिक्स्ड लेयर। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, कि जैसे आप समझिए कैरामल है, कैरामल कैरामल समझते हैं ना, कैरामल छोड़िए, आप समझिए जैसे कोई लिक्विड चॉकलेट है, ठीक है ना, कोई क्या है, लिक्विड चॉकलेट है, और लिक्विड चॉकलेट के अंदर नट्स है, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं कि नट्स के ऊपर नीचे लिक्विड चॉकलेट फिर नट्स, ऐसा नहीं, लिक्विड चॉकलेट के अंदर ही नट्स डूबे हुए। ऐसा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जब आप लिक्विड चॉकलेट की बात कर रहे हो, वो लिक्विड चॉकलेट जो है वो आपके लिए हो जाता है कि वो जो लिक्विड वाला चॉकलेट वाला पार्ट है, वो लिक्विड चॉकलेट वाला पार्ट आपके लिए हो जाता है लिपिड्स, ठीक है ना, वो आपके लिए लिपिड्स हो जाता है। और जो नट्स है, जो नट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली क्या जाते हैं, वो प्रोटीन हो जाते हैं। तो ये निकोलसन एंड सिंगर का मॉडल था, और जो ये कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ दिस फ्लूइड मोज़ेक। मतलब मोज़ेक का यही मतलब, फ्लूइड मोज़ेक का यही मतलब है कि बीच बीच में क्या है, प्रोटीन्स है, और क्या साथ में क्या भी है, लिपिड्स भी है, ठीक है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। आगे अगला कॉन्सेप्ट है क्वासी फ्लूइड का। क्वासी फ्लूइड क्या कहता है? क्वासी फ्लूइड आप समझ लीजिए ऐसा होता है कि जेल लाइक, मतलब जो चीज जेल लाइक होती है उसको मैं क्वासी फ्लूइड बोलता हूँ। आप इसे सेमी फ्लूइड की तरह समझ लीजिए। जैसे सेमी फ्लूइड होता है ना, हाफ फ्लूइड, सेमी फ्लूइड जेल होता है, जैसे आपकी टूथपेस्ट होती है, तो टूथपेस्ट को आप बोल सकते हैं कि दैट इज अ क्वासी फ्लूइड। तो मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पूरी फ्लूइड नहीं है, वो सेमी सॉलिड जैसा है, तो उसको हम बोल रहे हैं क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्लियर हो गया आपको, और फ्लूइड मोज़ेक का मतलब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरीके का है। उन्होंने बोला कि लिपिड की बाइलेयर, बाइलेयर कैसी, बाइलेयर इस तरीके से कि, ध्यान समझिएगा, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि उसमें फॉस्फोलिपिड्स, अगर आपको याद ना हो तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपको फॉस्फोलिपिड्स पढ़ाए गए थे, उसमें लेसिन पढ़ाया गया, मैंने बताया, पे अटेंशन, कि इस तरीके से फॉस्फोलिपिड होता है। आपको ये भी बताया था कि ये टेल होती है, और ये बताया था कि ये हेड होता है, आपको याद होगा, ये हेड बोला बताया था, ये टेल बताई थी, ठीक है। और बताया था कि जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, वो कैसा हाइड्रोफोबिक, मैं फोबिक लिखता हूँ, हाइड्रोफोबिक है, और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। ये मैंने अभी जब फॉस्फोलिपिड पढ़ा था तो बताया था, और ये भी बताया था कि हेड हाइड्रोफिलिक क्यों है, मैं आपको क्लियरली बताया था, ठीक है, उस दिन भी क्लास में बताया था।
जब फॉस्फोलिपिड पढ़ा रहे थे कि ये जो है वो हाइड्रोफिलिक इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। मैंने बताया था कि ग्लिसरॉल होता है, मान लीजिए ग्लिसरॉल है, उसमें एक फैटी एसिड की चेन होती है, दो फैटी एसिड की चेन होती है, साथ में कुछ फास्फोरस होता है, साथ में कुछ एक्स होता है। ठीक है, जहां हमने एक्स को कॉलिन लिया था और फॉस्फेटिडाइल कॉलिन नाम दिया था। और ये भी बताया था कि फॉस्फोरस चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है या फॉस्फोरस चार्ज होता है, इस चार्ज की वजह से है ना, या फॉस्फोरस पोलर भी होता है, चार्ज का पोलर पोलर भी होता है। इसलिए ये जो हिस्सा है एक्चुअल में, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा ले लेते हैं, ये पूरा हिस्सा एक्चुअल में बन जाता है हेड। क्या बन जाता है? दिस इज द हेड। और चार्ज या हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये हेड हाइड्रोफिलिक हो जाता है। और टेल, क्योंकि लंबी फैटी एसिड की चेन है, क्योंकि टेल लंबी फैटी एसिड की चेन है, इसलिए टेल हाइड्रोफोबिक हो जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने उसी दिन क्लास में बता दिए। तो वही बात कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। उस दिन मैंने आपको एक फॉस्फोलिपिड बताया था, लेसिथिन या फॉस्फेटिडाइल कोलिन। आज मतलब यहाँ पे सिर्फ लेसिथिन नहीं होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होंगे, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन, इथेनोलामाइन, बहुत सारे तरीके के। क्लियर है? तो ऐसे फॉस्फोलिपिड की क्या है, लेयर है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस। और ये मैंने सिर्फ एक बाउंड्री के लिए लिया है और आइडिया के लिए किस बनाऊं। ओके, तो वी हैव दिस 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 ओके। तो ये मैंने फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बना दी। देख रहे हैं आप, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। अब ये जो आप मैं बना रहा हूँ बायोलिपिड लेयर, आपको एक चीज आपने नोटिस करी है, कि क्या नोटिस करी है कि ये जो जिगजैग जिगजैग स्ट्रक्चर है, जो फैटी एसिड चेन है, जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये हाइड्रोफोबिक टेल या जिगजैग जिगजैग नेचर, ठीक है, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ हेड्स है। अब देखिए ऐसा क्यों है, आप समझिए जरा मेरी बात को, पे अटेंशन टू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं डालूंगा ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, आप इमेजिन कीजिए कि ये स्ट्रक्चर, मान लीजिए एक सेल था, दिस वाज अ सेल, द न्यूक्लियस ऑफ कोर्स, मैंने ये इतना सा हिस्सा लिया है और यहाँ बनाया है। ठीक है ना, मतलब अगर मैं इतने से हिस्से को लूं यहाँ पे इधर, तो ये ऐसा नजर आएगा, जहां पे इस तरफ भी हेड होंगे, इस तरफ भी हेड होंगे, राइट? मतलब ये वाला पार्ट हो गया मान लीजिए आउटसाइड द सेल, और ये वाला पार्ट हो गया इनसाइड द सेल। ठीक है, क्लियर? अब कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप लोग जानते हैं कि सेल के अंदर भी पानी होता है इस तरफ भी, और सेल के बाहर भी पानी होता है। सेल के बाहर भी फ्लूइड, सेल के अंदर भी फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब a cell always has to interact with the fluid, or you can say the plasma membrane always has to interact with the fluid, either the internal fluid or the external fluid. I suppose this is clear to everybody. This is quite simple thing. Okay. Now, the concept is कि ये जो हेड है, this is हाइड्रोफिलिक, और फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, पानी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। देखिए ये अरेंजमेंट सिंपली ऐसे भी हो सकता है, लाइक दिस। देखिए और भी क्या ऑप्शन हो सकते हैं? एक ये ऑप्शन हो सकता था, राइट? ये ऑप्शन हो सकता था, और इसी का रिवर्स कर दे, ये ऑप्शन हो सकता था, राइट? लेकिन इन तीनों ऑप्शंस में से चूज कौन सा ऑप्शन किया गया? ये। ओके, तो ये ऑप्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम है। देखिए ये ऑप्शन अगर होता, ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन अगर होता तो ये है एक तरफ पानी से इंटरेक्ट करता, दूसरा इंटरेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ये ऑप्शन होता तो पानी से बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी ही क्यों बनी है? दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या कोई प्रोटीन में बना है, ये बहुत बड़ा इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दुश्मन को दुश्मन दोस्त, पानी का दुश्मन पानी का पास ना आए। तो ऐसा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बना कि जैसे ही आपने इसको सॉल्यूशन में ले गया तो ये पानी से नफरत, इसे पानी से प्यार, ये पानी, ये हेड इधर स्मूथ करके टेल नीचे आ गई,
इधर भी पानी था तो हेड इधर मूव कर गया, टेल अंदर आ गई, तो टेल और टेल की क्या हो गई, इंटरेक्शन हो गई। तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से ऐसा हो गया, ठीक है ना। और इससे फायदा क्या हुआ कि इधर भी ये पानी से इंटरेक्ट कर पा रहा है, इधर भी ये पानी से इंटरेक्ट कर पा रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो बायलिपिड लेयर के अंदर टेल टू टेल इंटरेक्शन है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। और हेड ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर फ्लूइड से इंटरेक्ट करने के लिए इस तरीके से अरेंज हुआ है। क्लियर है पॉइंट, आ रही बात सामने। और इसी को हम बोलते हैं एक बाइलिपिड लेयर। लेकिन ये तो अभी सिंपल लेयर हो, ये तो हमने अभी अभी सिर्फ चॉकलेट डाली है। अब इस चॉकलेट में क्या डालना है हमने, इसमें नट्स डालने हैं, यानी इसमें प्रोटीन्स डालने हैं। आइए प्रोटीन्स की बात करते हैं। अब इसके अंदर प्रोटीन्स डालने के अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे, पे अटेंशन, जो सिर्फ सरफेस सरफेस पे होंगे, ठीक है, क्लियर। थोड़े थोड़े प्रोटीन जो सिर्फ किस पे होंगे, सिर्फ सरफेस सरफेस पे होंगे। मैं ऊपर वाला पार्टी में डाल रहा हूँ थोड़ा मोर स्पेस फॉर माइसेल्फ। ओके, तो कुछ प्रोटीन्स का होंगे सिर्फ सरफेस सरफेस पे होंगे, ये सरफेस प्रोटीन लोग हैं, ठीक है ना। ओके ओके। और कुछ प्रोटीन्स होंगे जो अंदर अंदर होंगे, डीप विद, है ना, समझे, डीप या ऊपर से नीचे तक, या समवेयर ओनली लाइक दिस। या कुछ प्रोटीन जो एकदम ही पूरे आर पार हो रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। फाइन, ओके ना। दो तरीके के प्रोटीन्स बताए मैंने आपको, एक सरफेस के ऊपर और एक पूरे आर पार हो रहे हैं। अब जो प्रोटीन सरफेस के ऊपर है, ठीक है ना, वो बेसिकली कौन से प्रोटीन है, उनको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। व्हाट डू आई कॉल देम, आई कॉल देम पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं बेटा, पेरिफेरल प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होगा, सोचिए। पेरिफेरल प्रोटीन्स का मेनली फंक्शन होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में। मतलब एक सेल जब किसी और से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके रिसेप्टर्स या रिसेप्टर्स, हाँ रिसेप्टर्स बोल सकते हैं, रिसेप्टर्स वो बेसिकली क्या होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। ये सेल से सेल को सेल से इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो मान लीजिए एक सेल है, ठीक है ना, इस सेल को किसी दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना है, किसी एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करना है, किसी और चीज से इंटरेक्ट करना है, जैसे किसी दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना है, तो ये इंटरेक्ट करेगा बाय द हेल्प ऑफ द सरफेस प्रोटीन। तो सरफेस प्रोटीन एक्चुअली इंटरेक्शन के लिए है, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। अगर मैं एग्जांपल लूं, सेल के पेरिफेरल प्रोटीन्स का, तो आपके आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट एंटीजन ए, बी, ओ, दे आर द एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स। पे क्या होता है कि आपके जो आरबीसी है, लेट्स से ये आरबीसी है, लेट्स से दिस इज एन आरबीसी। और आरबीसी लेने की बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये डिस्कवर हुआ था इन द सेल्स नोन एज रेटिकुलोसाइट्स। और रेटिकुलोसाइट एक तरीके के इमेच्योर आरबीसीज हैं। मतलब आरबीसी जब मैच्योर हो होते हैं तो उसमें एक ट्रांजिशन फेज आता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है नोन एज रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट्स यानी आरबीसी के अंदर ही इसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्कवर हुआ था। है तो ये आरबीसी है। आपको पता है कि आरबीसी के ऊपर कुछ अलग अलग तरीके के एंटीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एंटीजन, देखिए जिसमें प्रोटीन स्ट्रक्चर एक ही होता है, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर सब में एक ही है, राइट। प्रोटीन में डिफरेंस नहीं है, प्रोटीन पार्ट में डिफरेंस नहीं है। अब इस प्रोटीन पे शुगर भी लगी होती है। क्या लगी होती है, शुगर। तो ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है मोस्टली क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और शुगर को बनाने के लिए मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्लियर में। तो सबके आरबीसी के पास एक पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन है जो उसको उसके ब्लड ग्रुप को बता रहा है। किसको बता रहा है, ब्लड ग्रुप को। अब बस इसमें शुगर का फर्क होगा, ठीक है ना। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर टाइप की शुगर हो, शुगर टाइप ए, हमने शुगर ए बोल दिया, कोई शुगर टाइप ए है, तो फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है ए टाइप। ये शुगर मान लीजिए किसी और टाइप की है, बी टाइप की है, तो ब्लड ग्रुप बन जाता है बी टाइप। शुगर किसी और टाइप की है तो उसको बोलते हैं ओ टाइप, तो ब्लड ग्रुप बन जाता है ओ। तो एक आरबीसी क्या ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा, वो उसके एंटीजन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, उसके प्रोटीन पे डिपेंड करता है। और प्रोटीन पार्ट जो है
ए में, बी में, ओ में सेम है। फर्क कहाँ पे है? उसके शुगर्स में। तो शुगर क्या करती है ना, शुगर डाइवर्सिफिकेशन देती है प्रोटीन्स को। भाई एक ही प्रोटीन है, ठीक है ना, वो एक ही जीन से आया है, उसकी वेराइटीज अलग अलग है। किसी के अंदर कोई शुगर लगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एंटीजन ए की बात करूं तो उसमें शुगर क्या है? गैलेक्टोस, मतलब कि फ्यूकोस, गैलेक्टोस, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये शुगर है। और गैलेक्टोस के ऊपर एक और लगा हुआ है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, तो ये आपका ए हो जाता है। फ्यूकोस, गैलेक्टोस, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और गैलेक्टोस के ऊपर गैलेक्टोस लग गया, ये हो गया आपका बी। फ्यूकोस, गैलेक्टोस, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोस के ऊपर कुछ नहीं लगा, ये आपका हो गया ओ। खैर ये बात मैं आपको बताऊंगा जब मैं सर्कुलेटरी वाले चैप्टर में ब्लड ग्रुप डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए आपको बस इतना बता दूं कि एक सेम प्रोटीन पे अगर आप शुगर बदल देते हो तो वो प्रोटीन ओवरऑल बदल जाता है, उसकी वैरायटी बदल जाती है। तो ऐसी वैरायटी आपको देखने को मिलती है ब्लड ग्रुप्स के अंदर। ए, बी और ओ में किसी चीज का फर्क नहीं है, सिर्फ प्रोटीन पे लगी हुई शुगर का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन थोड़ा सा फर्क बहुत बड़ा हो जाता है जब हम एक सेल की बात करते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स में शुगर लगने की वजह से इनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसलिए वो एक सेल को एक इंडिविजुअल पहचान देते हैं। कोई भी दो सेल्स, अब ये बोलने वाली बात है, ये सच्चाई बात है, कोई भी दो सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते। कैसे आइडेंटिकल नहीं होंगे? ओवरऑल आइडेंटिकल ही होते हैं, मतलब एक सेल माइटोसिस डिवाइड करके दूसरे से बना तो एक जैसे ही होंगे, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोनों में कहीं ना किसी पेरिफेरल प्रोटीन में वेरिएशन आ जाएगा। दोनों में एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे मान लो एक प्रोटीन है, यहाँ पे एक प्रोटीन इतने गैप पे है, जरूरी नहीं कि दूसरे सेल में इतने गैप पे हो सकता है, ज्यादा गैप पे हो सकता है, थोड़ा सा बदलाव हो। तो नो टू सेल्स आर आइडेंटिकल, और वजह क्या है उनके? ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है। तो कहने का मतलब ये है कि काफी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं सेल को, और पेरिफेरल प्रोटीन सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, दूसरे सेल्स के साथ इंटरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई एंटीबॉडी अगर आ रही है तो कैसे पहचानेगी कि ये बैक्टीरिया है, ये वायरस का सेल है, ये सॉरी ये बैक्टीरिया का सेल है, ये प्रोकैरियोट का सेल है, या ये बॉडी का सेल नहीं है, बाहर से आया इसको अटैक करो। दैट इज बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स स्टार्ट टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पहचान है एक सेल की, आप समझ सकते हैं एक सेल का चेहरा है। क्लियर? ओके। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स के अलावा हमारे पास दूसरे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स। और इंटीग्रल प्रोटीन्स बेटा दो तरीके के होते हैं, मैंने ग्रीन से बनाए हैं। एक होते हैं वो प्रोटीन्स, देखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स तो हम सबको बोलते हैं, दीज ऑल आर इंटीग्रल प्रोटीन्स। जैसे कि ये हुए आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन्स इंटीग्रल तो है ही, इंटीग्रल तो है ही, लेकिन मेम्ब्रेन को आर पार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आर पार। तो वो स्पेशल तरीके के इंटीग्रल प्रोटीन्स हो जाते हैं। वो स्पेशल तरीके के इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं दी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो देयर आर सम प्रोटीन नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन में आर से पार हो रहे हैं। अब ये कैसे भी काम कर सकते हैं, ये रिसेप्टर की तरह भी काम कर सकते हैं, ये किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी काम कर सकते हैं, ये कोई चैनल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्वापोरिन। एक्वापोरिन इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहाँ से पानी को पकड़ता है, यहाँ से लेकर पानी को ले आता है, दैट्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वो एक तरीके का रिसेप्टर है, दैट इज अगेन अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में एक्ट इन डिफरेंट फंक्शंस। ओके, दे कैन बी ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, दे कैन बी रिसेप्टर्स, दे कैन बी एनीथिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से सुनिएगा दोबारा से। ये लिपिड का है ये हिसाब के साथ, ठीक है ना। लिपिड के में फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, टेल टू टेल अटैचमेंट है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है, प्रोटीन्स है ना, दो तरीके के, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल में भी कैटेगरीज है, एक नॉर्मल इंटीग्रल और एक आर पार हो जाने वाले ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। याद रखना एनसीईआरटी बोलती है कि देयर इज अ रेशियो ऑफ 50:40, 40% प्रोटीन एंड 52% लिपिड। और बेटा ये जो है ना, ये स्पेसिफिकली आरबीसी के लिए, इसके लिए आरबीसी के लिए ये रेशियो है कि 52% लिपिड और 40% प्रोटीन। ये एक रेशियो है जनरलाइज आरबीसी के, स्पेसिफिक है, ठीक है ना। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग सेल की लोगे,
अलग अलग तरीके के सेल की लोगे तो वो चेंज हो जाएगा। आपने अच्छा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लो आपने ले ली, लेट्स अज्यूम आपने ले ली ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ले ली, माइलिन है ना। न्यूरॉन की जब आप मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन लोगे, ठीक है, तो उसमें लिपिड कंटेंट बढ़ जाएगा, प्रोटीन कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये वेरी करता है सेल टू सेल, ठीक है। आरबीसी के लिए ये रेशियो है इन जनरल, किसी और दूसरे सेल के लिए कोई और रेशियो हो सकता है, ठीक है। सो एनसीईआरटी में दिया तो मैंने आपको मेंशन कर दिया 52% रेशियो 40, दैट इज द रेशियो ऑफ लिपिड रेशियो ऑफ प्रोटीन इन एनआरबीसी। आई सपोज दैट इज क्लियर। ओके, अच्छा याद रखना प्रोटीन कंटेंट जितना ज्यादा होगा सेलेक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज प्रोटीन वो चीज है जो कि एक मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बना रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बात समझ में? ओके, एक दो चीजें मैं आपको और एडिशनल बताना चाहूंगा जो शायद कहीं पे कुछ चीजें नहीं दी होगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स नहीं, इवन सम ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ये सब भी रहते हैं। मतलब फॉस्फोलिपिड्स की मेजॉरिटी है, लेकिन ऐसा नहीं कि लिपिड्स नहीं है। लिपिड्स मतलब कि लिपिड्स और भी तरीके के हैं। देयर आर सम स्फिंगोलिपिड्स, जैसे कि बताया था माइलिन में भी होते हैं स्फिंगोलिपिड्स, सम ग्लाइकोलिपिड्स। और ग्लाइकोलिपिड्स कैसे बनेंगे? लिपिड है, इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्या हो सकती है, शुगर अटैच हो सकती है। देखिए ये मत भूलिएगा कि इसमें शुगर नहीं है, तो सम ग्लाइकोलिपिड्स आर आल्सो देयर, कुछ शुगर डायरेक्टली भी लिपिड से क्या रहेंगी, अटैच रहेंगी। आगे बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? ओके, इसके अलावा एक चीज जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा काफी जगह मिल जाएगी, जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसकी फ्लूइडिटी दे रहा है, क्या दे रहा है, फ्लूइडिटी दे रहा है। और वो बीच बीच में आप देखोगे देयर इज आल्सो समथिंग नोन एज कोलेस्टेरॉल। ये शायद एनसीईआरटी में लेबल नहीं है, मैं आपको लेबल कर देता हूँ। यहाँ पर प्लाज्मा में आप कोलेस्टेरॉल भी देखोगे, कोलेस्टेरॉल। और कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करना। मतलब जब ज्यादा गर्मी होगी, हाई टेम्परेचर होगा, तो वही लिपिड है, पिघलने लगेगा, है ना। लेकिन आप तो नहीं पिघलते, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं पिघलती। अच्छा, जब सर्दी होगी तो जमने लगेगा, है ना। फिर सर्दी होगी, पास में आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो ये ज्यादा कम फ्लूइड नेचर कम हो जाएगा। और गर्मी होगी तो ये थोड़ा ज्यादा फैल जाएंगे, फ्लूइड नेचर ज्यादा हो जाएगा। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल काम करता है। मतलब ये जब ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा फैलने नहीं देता, ठीक है। जब ज्यादा सर्दी होती है तो ज्यादा सिकुड़ने नहीं देता, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाएगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी। ओके, अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जो लिपिड्स हैं ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी शो करते हैं। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मतलब ये ऊपर वाले नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर आ गए, ऊपर वाले नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर आ गए। तो इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं लिपिड्स, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं लिपिड्स। प्रोटीन्स में मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन प्रोटीन्स बेसिकली लेटरल मूवमेंट शो करते हैं, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, ऐसे 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 ऐसे, मतलब अपनी ही पोजीशन पे इधर हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए, थोड़ा कॉन्फॉर्मेशन चेंज कर लिया। तो प्रोटीन्स में मूवमेंट शो करते हैं, लिपिड्स फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, प्रोटीन्स जनरली लेटरल मूवमेंट्स करते हैं, शो करते हैं इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये जो मॉडल है ना, दिस काइंड ऑफ मॉडल, बाइलिपिड लेयर मॉडल, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द अदर मेम्ब्रेन्स। मतलब अब मैं आप मेम्ब्रेन का नाम लो और वो ऐसी है, आप मेम्ब्रेन का नाम लो और वो ऐसी है। मतलब कि इफ यू टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, दिस इज द स्ट्रक्चर। If you talk about plasma membrane of fungi, this is the structure. If you talk about plasma membrane of plants, this is the structure. Okay, so up you talk about any plasma membrane of any organism, this is the structure. With slight variations, of course, the proteins would be changing. Proteins थोड़े बहुत बदल जाएंगे और इंटीग्रल प्रोटीन्स अलग-अलग हो जाएंगे, but this is the structure, fluid mosaic model. And not just the plasma membrane. You talk about any membrane. आप अंदर आ जाइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन ऐसी है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन ऐसी है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ऐसी है ना। वेसिकल्स की मेम्ब्रेन, वैक्यूल की मेम्ब्रेन। इसका मतलब बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर जितनी मेम्ब्रेन्स हैं, दे ऑल आर दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन्स। इसका मतलब ये सबका ओरिजिन कहीं ना कहीं क्या है, सेम है। वेरी गुड, आपने सही समझा। इन सबका ओरिजिन क्या है, सेम है। ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहीं ना कहीं क्या है, डेराइव्ड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेराइव होती है। और इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जितने भी अंदर स्ट्रक्चर्स हैं सब
सबकी स्ट्रक्चर के अंदर जहां भी मैं बात करूँ देयर इज अ मेम्ब्रेन, जहां मैं बोलूँ देयर इज अ लिपिड मेम्ब्रेन, ओके, बस समझ जाना स्ट्रक्चर ऐसा ही है, राइट? सो दिस इज शेयर्ड बाय एवरी मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल, इवन क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, व्हाटएवर यू से, ठीक है, उन सब की मेम्ब्रेन्स जो है ऐसी ही है, राइबोसोम्स नहीं, क्योंकि राइबोसोम्स में दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना, उसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है, उसमें ऐसी लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं है। तो जहां भी मैं लिपिड की मेम्ब्रेन की बात करूं, मेम्ब्रेन ऐसी ही रहेगी। इवन आपको और इंटरेस्टिंग बात बता, कुछ कुछ एचआईवी वायरस की मेम्ब्रेन वो भी ऐसी है, एनवेलप है उसका, वो भी लिपिड का बना, वो भी ऐसा ही है, समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली बट समथिंग लाइक दैट, ओके। तो दैट इज द ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और एक दो चीज और पढ़ेंगे इसमें, किसी को डाउट है पूछ लो, फिर हम मूवमेंट्स की बात करेंगे, समझेंगे व्हाट मूवमेंट। एनी डाउट? तो इंटीग्रल प्रोटीन का फंक्शन क्या बताया था आपने? इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या क्या बोल रहे हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स के बारे में? तो फंक्शन इंटीग्रल बोला प्रोटीन्स था का कुछ? फंक्शन, अच्छा, इंटीग्रल प्रोटीन का फंक्शन, देखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स आप देख रहे हो, ये इंटीग्रल नाम क्यों दिया पहले आप ये समझो। इंटीग्रल प्रोटीन का भी ये फंक्शन होता है, या तो ये काम कर रहे होंगे ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना, और रिसेप्टर की तरह भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ये बोला था कि पेरिफेरल का स्पेसिफिकली फंक्शन रिसेप्टर का मोस्टली, लेकिन इंटीग्रल का फंक्शन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो शुगर है, शुगर इसके भी शुगर लगी हुई है, शुगर बाहर तक आ रही है, ठीक है ना, तो है ना। दूसरा, ये ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, यहाँ से कोई केमिकल मॉलिक्यूल आया, इसको वहां जाना है, इससे बाइंड किया, ये उसको बाहर ले गया, मतलब इससे बाइंड करके इधर आ गया, यहाँ से बाइंड करके इधर आ गया, तो ये चीजों को ट्रांसपोर्ट कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो फंक्शन है आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स का। कभी कभी रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं, कैसे, रिकग्निशन में भी काम करते हैं। मान लीजिए शुगर मॉलिक्यूल्स मान लीजिए बाहर की तरफ आ रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो ये उसमें भी काम करेंगे। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, हालांकि कोई भी प्रोटीन कैसे भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई प्रोटीन का फंक्शन फिक्स हो गया कि इसने ऐसे काम करना है, फिर दूसरे तरीके से काम नहीं कर सकता। आप इसका डिवीजन देखो क्यों किया गया, आपको समझ में आ जाएगा। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिग्रेड किया, जब डिग्रेड किया ना, उसमें से प्रोटीन्स एक्सट्रैक्ट किए, कुछ प्रोटीन्स आसानी से बाहर आ गए। जो प्रोटीन्स आसानी से बाहर आ गए उसको हमने बोला इंटीग्रल, सॉरी पेरिफेरल प्रोटीन्स, कि वो बाहर बाहर ही थे, ज्यादा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं घुसे हुए थे, थोड़े थोड़े थे, आधे आधे अटैच थे, आधे से भी कम पे अटैच थे, तो इजिली बाहर आ गए, उनको बोलते थे पेरिफेरल प्रोटीन्स। और जो अच्छे से एम्बेडेड है, 50% से ज्यादा अमाउंट घेर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको हम बोलते थे इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो ऐसा नहीं कि जो प्रोटीन इंटीग्रल है वो रिसेप्टर के तरह भी काम नहीं काम कर सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकता, उसको कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं, ये एक्सट्रैक्शन के ऊपर नाम दिया गया। जो आसानी से बाहर आ जाए वो पेरिफेरल, जो मुश्किल से बाहर आए, जिनको आसानी से बाहर ना निकाल पाए, दोज आर द इंटीग्रल प्रोटीन, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है काजल? यस सर। ओके, एनी अदर डाउट्स टू एनीबॉडी? ओके, तो आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। मैं आपको एक दो चीज और बताना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू सर्टेन मोर थिंग्स। ओके, अब देखिए, आप सब बात को समझिएगा कि मान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेट्स से, ठीक है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर चीजें आनी है, ठीक है। तो कुछ मेथड्स है, या आप आगे बॉटनी में पढ़ो, मैं बता देता हूँ। कुछ चीजें डायरेक्टली अंदर आ जाती, ठीक है, क्लियर है? इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, ओके ओके। कुछ चीजें अंदर आने के लिए, ठीक है, आपको प्रोटीन चैनल की जरूरत होती है, खुद से नहीं अंदर आ सकती, हाइड्रोफिलिक है। कैसी हाइड्रोफिलिक है, तो इसको हम बोल देते हैं
जब प्रोटीन की मदद ले ली आप, जब आपने किसकी मदद ले ली, प्रोटीन की मदद ले ली, तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कि आपने इसे फैसिलिटेट किया गया, मतलब कि फैसिलिटेट करना मतलब कि हेल्प कर, तो उसको हेल्प किया गया इसकी मूवमेंट को, तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये हो गया आपका प्रोटीन चैनल या प्रोटीन ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके ओके, है तो ये भी डिफ्यूजन। अच्छा, अब कभी कभार क्या होता है कि आप आते तो प्रोटीन के साथ ही हो, यू आर यूजिंग अ प्रोटीन ओनली टू कम, ठीक है, क्लियर। लेकिन आप जब आ रहे हो तो आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट आ रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट मतलब अगेंस्ट ग्रेडियंट, यानी अगेंस्ट कंसेंट्रेशन, मतलब आप ऑलरेडी बाहर ज्यादा हो, सॉरी आप ऑलरेडी अंदर ज्यादा हो और फिर भी आप अंदर ही आ रहे हो। आपको बाहर जाना चाहिए, आप कहाँ आ रहे हो, अंदर आ रहे हो, और आपको देना पड़ रहा है एटीपी। इसके लिए मैंने बताया था जब भी आप गैर कानूनी काम करेंगे बॉडी में तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो किसकी रिश्वत देनी पड़ेगी, एटीपी की रिश्वत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपने गैर कानूनी काम किया, याद रखना है। मेरा पॉइंट, तो आपने रिश्वत दी, तो अगर आपको रिश्वत देनी पड़ रही है, ठीक है ना, तो फिर उस ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर पॉइंट, जहां भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो एक होगा सिंपल डिफ्यूजन, एक होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और ऐसा हो सकता है कि कुछ सम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आर दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे आपने एनर्जी देनी पड़ रही है। जहां एनर्जी नहीं देनी पड़ रही वो सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, और जहां आपने एनर्जी दे दी वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कन्वर्ट्स इनटू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर पॉइंट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको बॉटनी वाला सर आपको और डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। मैंने बस ये बता दिया क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में भी आता है। तो आई जस्ट टोल्ड यू कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, वो चीजों को इस तरीके से अलाउ करती है डिपेंडिंग कि वो उनकी जरूरत है या नहीं है, वो हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है तो आसानी से आ जाओ, और जरूरत है तो फिर विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो प्रोटीन के चैनल पकड़ के आ जाओ, और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। ओके, चलिए ये आपको क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। जो अब आपको बॉटनी में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। ये पार्ट आपका बॉटनी में आएगा, द प्लांट ट्रांसपोर्ट, चावल जिसमें वो सब आता है, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट है ना, सिम्पोर्ट, वो सब वहां पे आएगा। हम हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अभी कॉन्सेप्ट है एंडोसाइटोसिस का और एक एक्सोसाइटोसिस का। ओके, अब आप देखिए, ये मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आप समझते जाइए फटाफट से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब कोई चीज बाहर लिक्विड की फॉर्म में थी, किस फॉर्म में थी, ये चीज बाहर लिक्विड की फॉर्म में थी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ आपके लिए, तो येलो से बना रहा हूँ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, ये ऐसे एक्सटेंड हुई, ये थोड़ा ऐसे मूवमेंट थोड़ा उसको शो कर सकती है, मतलब कि आप समझिए कि ये थोड़ा पास में है, इट इज वेरी क्लोज, बहुत दूर नहीं है, ये पास में ही है, ये आया यहाँ पे, और ये लिक्विड है यहाँ पास में, दिस इज समथिंग लिक्विड। ओके ओके, दिस समथिंग लिक्विड। ओके, तो इसने क्या किया, इसके ये इसको यहाँ से ये ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे इंगल्फ कर लिया, एक बड बना, क्या बना के बड, ठीक है। और फिर ये इस तरीके से ये यहाँ से क्लोज हो गया इधर से, और ये अंदर आ गया एज अ बड, है ना। ओके, तो ये एक वेसिकल की फॉर्म में अंदर आ गया, जिसको हम होगा वेसिकल की फॉर्म में। ओके, अच्छा, अंदर आने वाली चीज लिक्विड थी पहले तो, ऐसा भी हो सकता है कि अंदर आने वाली चीज क्या हो, सॉलिड हो, क्या हो, सॉलिड, मतलब सॉलिड मटेरियल था। सेम प्रोसीजर से कुछ भी अंदर आएगा तो वेसिकल की फॉर्म में आएगा, यहां से यहां तक आया, बड बन के फिर अंदर आया, ठीक है ना। तो याद रखना हमेशा बड बन के या वेसिकल बन के अंदर आता है, तो ये आ गया आपका सॉलिड मटेरियल अंदर, ठीक है। क्लियर पॉइंट।
दोनों ही केसेस में चीजें अंदर आ रही है, दोनों चीज में क्या चीज आ रही है, अंदर आ रही है। एक में क्या आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, सॉलिड आ रहा है, लेकिन चीजें क्या आ रही है, अंदर आ रही है। इस अंदर आने वाली चीज को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अगर लिक्विड अंदर आ रहा है तो उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। और बड़े प्यार से इसको बुलाते हैं सेल ड्रिंकिंग। भाई लिक्विड है तो पिएगा, तो सेल ड्रिंकिंग, ठीक है ना। और अगर सॉलिड है तो खाएगा, तो उसे बोलते हैं सेल ईटिंग। तो सेल ईटिंग एंड सेल ड्रिंकिंग, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। और इसको तो आप जानते ही हैं, इसको बोलते हैं फाइकोसाइटोसिस। सेल खा गया, सेल पी गया, लिक्विड आया तो पी गया, सॉलिड आया तो खा गया। और खाना या पीना कुछ भी करो, अंदर ही आ रहा है तो एन, एंटर, अंदर आना, एन, एंडो है ना, सॉरी एन का एंडो, एंडो मतलब इनसाइड, साइटोसिस सेल के अंदर, तो सेल ने अंदर चीज को ले लिया, तो दैट इज एंडोसाइटोसिस। इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस। अगर यही चीज है, मान लीजिए कोई और तीसरा वेसिकल बना रहा हूं आपके लिए आसानी समझ लीजिए, तो तीसरी चीज है, इस चीज को बाहर निकालना है, कि आई हैव टू लीव इट आउटसाइड। तो ये वेसिकल जाएगा, मेम्ब्रेन से टकराएगा, जैसे ही मेम्ब्रेन से टकराएगा ये लिपिड लिपिड फ्यूज कर जाएगा, लिपिड लिपिड क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, और बाहर निकल जाएगा कौन, ये हिस्सा। तो जब बाहर निकाला आपने किसी चीज को लिक्विड की फॉर्म में या सॉलिड की फॉर्म में, कैसे मर्जी, ठीक है, जब आपने इसको बाहर निकाला, ठीक है, तो फिर ये कहलाता है आपका क्या, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, आप जरूरी नहीं आपने इसको ऐसे बाहर निकाला, आप इसको इन द वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन वे बाहर निकाल, ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और दोनों केसेस में इट इज नोन एज द एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, आधी बात समझो। और मोस्टली ये वाला सिनेरियो नहीं होता, हम जनरली जब बाहर निकालते हैं वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, तो दैट इज द एक्सोसाइटोसिस। क्लियर पॉइंट, आधी बात समझ। ओके, सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सेल ने कुछ भी अंदर लिया तो एंडोसाइटोसिस, सेल ने कुछ भी बाहर निकाला तो एक्सोसाइटोसिस। क्लियर। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके की ये प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस क्या करती है, शो करती है। एंड दैट्स ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, क्लियर। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने आपको ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ाया था और बताया था कि एनिमल भी ना ग्लाइकोकैलिक्स तरीके की चीज शो करते हैं। ध्यान रखना, एनिमल जो ग्लाइकोकैलिक्स, जो मैं एनिमल से ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहा हूँ, देखिए वो क्या है एक्चुअल में, ये सेल है ना, सेल में लिपिड है, लिपिड प्रोटीन्स है, लिपिड है प्रोटीन्स है चारों तरफ। और प्रोटीन्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं, शुगर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, शुगर, इस पे भी शुगर, इस पे भी शुगर, है ना। तो प्रोटीन के बाहर की तरफ क्या लग रहा है, शुगर। तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रोटीन के ऊपर एक शुगर की लेयर है, ऐसा लगता है प्रोटीन के ऊपर क्या है, शुगर की लेयर है। तो कभी कभार हम उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोल देते हैं, उसको एक कुछ टर्म्स में ग्लाइकोकैलिक्स बोल दिया जाता है, इट इज जस्ट लाइक ग्लाइकोकैलिक्स। लेकिन याद रखना, ग्लाइकोकैलिक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया। एनिमल में जस्ट बोल देते हैं किसको, जो शुगर मॉइटीज हैं, जो शुगर के चेन्स है अपॉन द प्रोटीन्स, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कभी कभार बोल देते हैं। कभी क्वेश्चन आए कि एनिमल से अगर ग्लाइकोकैलिक्स या ऑर्डर में कुछ पूछ ले, तो परेशान मत होना कि ग्लाइकोकैलिक्स एनिमल में कहां से आ गया। कभी कभार उस शुगर को भी हम ग्लाइकोकैलिक्स बोल देते हैं। ठीक है, चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, तो अब अगली बात हम क्या करने जा रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सिस्टम हम किसको बोलते हैं, व्हेन डू वी कॉल सिस्टम। सिस्टम बेटा हम तब बोलते हैं जब दो चार चीजें मिलके एज एन ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही होती है। ठीक है ना, तो दो चार चीजें जब मिलके एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आ रहा है,
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आप देखिए क्या क्या आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही डिराइव होने वाले कह सकते हैं वैक्यूल्स, क्या छोड़ो, साथ में गोल्जी, ठीक है ना, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव होने वाले वैक्यूल्स, ठीक है, और गोल्जी से डिराइव होने वाले कहीं ना कहीं पे लाइसोसोम्स, ये सब मिलकर आपका क्या बनाते हैं, एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, वैक्यूल प्लस लाइसोसोम्स। आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखती, लेकिन आप ऐड करना चाहें तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐड कर सकते हैं। क्यों, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो आगे चलिए बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी की, वैक्यूल्स की, लाइसोसोम्स की। शुरुआत करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक, ओके। ना, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो अंदर, प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है, रेटिकुलर नेटवर्क है, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए देखते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये सेल का न्यूक्लियस है, अब ये हो गया न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस होता है ना उसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक द इनर मेम्ब्रेन और एक होती है द आउटर मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है आपको पता है वो इरेगुलर होती है, क्या होती है, इरेगुलर, बीच में पोर्स होते हैं और उन पोर्स को हम बुलाते हैं द न्यूक्लियर पोर्स। मान लेते हैं ये पोर है, लेट्स से दिस इज द पोर एंड दिस इज द न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर है, ओके। और लेट्स से ये भी एक न्यूक्लियर पोर है। मैंने बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर पोर बनाया, बहुत ही कम बनाए हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर पोर होते हैं, खैर। अब ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ना, आप ये आउटर मेम्ब्रेन को देखिए, इस पोर को मान लीजिए पोर है, ये पोर है, दिस इज न्यूक्लियर पोर, मैं लेबल कर देता हूं, दिस इज समथिंग नोन एज न्यूक्लियर पोर, इसको यहां लेबल नहीं करते, यहाँ डायग्राम बनाना है, तो इसको हम लेबल करते हैं, लेट्स से को लेबल करते हैं, यहाँ लेबल करते हैं, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, ओके, दिस इज न्यूक्लियर पोर, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस का पोर है, राइट, ओके। अब आप ध्यान से देख समझिएगा, आपको मैं एकदम क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ। ये जो न्यूक्लियर पोर के आसपास ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो, ये वाली है ना, ये मेम्ब्रेन, इसी को वापस उल्टा फोल्ड करो, एक फोल्ड दिया, दूसरा फोल्ड ले, तीसरा फोल्ड ले, यस, ये बेटा ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कंटिन्यूअस है आपके, इट इज कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये मान लीजिए न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही क्या है, कंटिन्यूअस है, ये ऐसे इस तरीके से फोल्ड है, क्या है, फोल्ड, देख रहे हैं आप, दिस इज द फोल्ड, मैं और अच्छे से आता हूं, these फोल्ड, और इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं सिस्टर्न, क्या बुलाते हैं इनको, फोल्ड्स को बुलाते हैं सिस्टर्न, these folds are known as, what do I call them, I call them cistern, okay, cistern। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस्टर्न के फॉर्म में नहीं होता, इसके आसपास कुछ ट्यूब्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब something like this only, okay, ट्यूब लाइक, गॉट इट। तो कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और इनको बुलाते हैं ट्यूब्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ सिस्टर्न की फॉर्म में ही नहीं है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी है। सिर्फ ट्यूब्यूल्स ही नहीं, आपको यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, उनको बुलाएंगे वेसिकल्स, क्या बुलाएंगे,
vesicles. So there are three types of structures: cistern, the folds. Okay. Again, जैसे पर्दे के folds होते हैं, है ना? Tubules and the vesicles. अब एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो आपको दो तरीके का मिल जाएगा. किस तरीके का? दो तरीके का मिल जाएगा. एक जो आपको एकदम स्मूथ नजर आएगा, जैसे ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और कुछ रीजन, और कुछ आपको रफ नजर आएगा. रफ क्यों नजर आएगा? क्योंकि उसमें कुछ गोल 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 स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये गोल गोल दिखने वाले जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये कुछ और नहीं बल्कि राइबोसोम. Ribosomes. Okay. So these round-out structures, these are nothing but these are the ribosomes. और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होंगे उसको बुलाएंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. Which is confined to the cisternae only. मतलब आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ सिस्टर्ने में मिलेगा. और जहां पे ये नहीं है, क्या नहीं है, ये राइबोसोम नहीं है, दैट पार्ट, जैसे कि ये वाला ऐसा यहाँ राइबोसोम नहीं दिख रहा आपको, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ट्यूब्यूल्स में कभी नहीं होता, तो इट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वेसिकल में नहीं होता, वेसिकल इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ट्यूब्यूल प्लस वेसिकल प्लस सम पार्ट ऑफ सिस्टर्ने इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड सिस्टर्ने का वो पार्ट जहां पे राइबोसोम्स है, जहां राइबोसोम्स है, that is the actually the rough endoplasmic reticulum. Clear point? आ रही बात समझ? Okay. So rough endoplasmic reticulum और स्मूथ के अंदर यही डिफरेंस है, किसका? राइबोसोम का डिफरेंस है. Okay. Now आगे बात करते हैं. Just hold for a second. ओके, तो कंटिन्यू कर. तो राइबोसोम्स है, ठीक है ना. राइबोसोम्स जिसके पास है वो रफ हो गया, और जहां नहीं है वो क्या हो गया? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया. आइए आगे बात करते हैं. तो मुझे आपको आगे जो कॉन्सेप्ट बताना है, आखिर ये राइबोसोम्स क्या है, तो थोड़ी सी बात करना है अबाउट द राइबोसोम्स. मैं आपको अभी थोड़ा हिंट दे देता हूँ. राइबोसोम्स आर एक्चुअली राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स. अगर मैं उसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बोलूं प्लस आरएनए बोलूं तो ये गलत नहीं है. तो राइबोसोम इज इक्वल टू राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स प्लस आरएनए. मतलब राइबोसोम वो वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो प्रोटीन बनाता है. क्या बनाता है? प्रोटीन. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि राइबोसोम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. एक यूनिट के जिन्होंने ऐसा लार्ज सबयूनिट, there's known as a large subunit and a small subunit. ठीक है ना. एक यूनिट को इसको बोलते हैं लार्ज सबयूनिट, और एक होती है स्मॉल सबयूनिट. ठीक है ना. और आपको बताया था कि इसमें हमारे पास एमआरएनए आता है, और उस एमआरएनए को देख के हम इसमें से सिंथेसाइज करते हैं. ये एमआरएनए, और इस एमआरएनए से हम सिंथेसाइज करते हैं, देखिए किसको? हम प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन. आगे पर समझ लो, प्रोटीन को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, राइट. तो अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? मैं आपको दोनों के फंक्शन बता रहा हूँ, रफ के और स्मूथ के लिए. सबसे पहले चलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के ऊपर स्पेसिफिकली. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? देखिए, मान लीजिए आपने इसका प्रोटीन बना लिया, ठीक है ना. अब मान लो आपको प्रोटीन के अंदर आपने बना तो दिया, कुछ अमीनो एसिड कट करने हैं, ठीक है. तो कुछ अमीनो एसिड कट करने, कुछ हटाने, और कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जोड़नी है. तो वो सारा काम कहां पे होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, जिसको आप बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. तो पहला फंक्शन मैं यहां लिखने जा रहा हूं, क्या है? पहला फंक्शन आ गया पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है ना. क्लियर है? मैं वो वाला पार्ट आपके लिए मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना. और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के अंदर आप लिख सकते हैं
एग्जाम्पल में ग्लाइकोसाइलेशन मतलब ग्लूकोज का या शुगर का ऐड करना, मतलब प्रोटीन को क्या बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना या शुगर का ऐड करना या कुछ बेसिक जो मॉडिफिकेशन है वो कहां पे होंगी, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होंगी। ये स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, फंक्शन है, द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अगर आप मेरी बात माने तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेनली यही फंक्शन है। क्लियर पॉइंट, कि वो बने हुए प्रोटीन के अंदर क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, चाहे ग्लाइकोसाइलेशन करे, चाहे कोई चीज ऐड कर दे, चाहे कोई चीज थोड़ी चीज रिमूव कर दे। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कहां पे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ये स्पेसिफिकली फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर जनरलाइज बताऊं, ठीक है ना। बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। दिस इज द फंक्शन विच स्पेसिफिक टू द RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्पेसिफिक फंक्शंस की बात करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके 3 काम करता है। पहला, कैल्शियम स्टोरेज। आपका जो कैल्शियम स्टोरेज है, ठीक है, जो भी आप कैल्शियम स्टोर कर रहे हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, स्पेसिफिकली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्जांपल, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने सुना होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। सार्को वर्ड हम मसल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मसल में पाया जाने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम स्टोरेज। और ये कैल्शियम स्टोरेज क्यों जरूरी है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या, द कैल्शियम स्टोरेज। तो कैल्शियम स्टोरेज एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा फंक्शन है इसका लिपिड सिंथेसिस। जो लिपिड का सिंथेसिस एंड बनाएगा तो स्टोर भी करेगा, तो आप थोड़ा सा स्टोरेज भी कर सकते हो। लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज, जैसे आपके एडिपोसाइट्स हैं जो लिपिड बनाते भी हैं, एक तरह का स्टोर भी करते हैं। तो कौन सा वाला सेल ऑर्गेनल बना रहा है एडिपोसाइट के अंदर, वो कौन सा स्टोर कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही स्टोर कर रहा है। क्लियर पॉइंट। तो क्या कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस एंड स्टोरेज, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है फंक्शन, पे अटेंशन। तीसरा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लिवर रिस्पॉन्सिबल है। तो लिवर सेल्स के अंदर लिवर सेल डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेल में क्या कर रहा है, सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे कर रहा है, मान लीजिए कोई केमिकल है, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, हमने दवाई ववाई ली, बहुत ज्यादा इकट्ठी होगी बॉडी में, उसको बाहर निकालना है। तो उस केमिकल को एक इनएक्टिव फॉर्म में या उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट, अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसे ब्लड में रिलीज कर देगा, फिर ब्लड किडनी में जाके उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। क्लियर पॉइंट। लेकिन वो ब्लड में जाए या ब्लड में सॉल्युबल हो जाए या थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाए, उतना खतरनाक ना रहे, इवन कार्सिनोजेंस अगर कोई है उन्हें डिग्रेड करना, ये सारे काम डिटॉक्सिफिकेशन का आपकी बॉडी में मोस्टली लिवर करता है। लिवर में जो लिवर सेल के अंदर जो एक्चुअल में काम कर रहा है वो है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम स्टोरेज, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, और जब भी डिटॉक्सिफिकेशन का नाम आएगा तो एक प्रोटीन का नाम आता है, एक प्रोटीन का नाम आता है, इस प्रोटीन का नाम याद रखिए, P450। P450 एक प्रोटीन है, एंजाइम है एक्चुअली, इसको आप एंजाइम बोल सकते हो, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो कोई आपसे पूछेगा P450 या आप बोल सकते साइटोक्रोम। P450 पूरा नाम है इसका साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम P450। ओके, कोई पूछता है साइटोक्रोम P450 किससे रिलेटेड है, डिटॉक्सिफिकेशन से। कहां मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोस्टली कहां पे, लिवर सेल। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं और भी मिल सकता, कहीं और भी मिलेगा, बट मेजरली लिवर सेल। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। अच्छा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि वो सेल्स जो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होंगे, है ना, उनके अंदर आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खूब मिल जाएगा। क्यों, जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगे बहुत सारे रिएक्शंस करेंगे, जब बहुत सारे रिएक्शंस करेंगे तो बहुत सारे प्रोटीन चाहिए, बहुत सारे प्रोटीन चाहिए तो राइबोसोम्स, और कौन से राइबोसोम्स, और मिल लिखा मिलेंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, आपको क्या करेंगे, मिलेंगे। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ। ओके, सो दैट इज अबाउट द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब
इन जनरल फंक्शंस की बात करते हैं। एक जनरल फंक्शन की अगर हम बात करें तो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ ये और गोल्जी। ये और गोल्जी मिलके, गोल्जी बॉडी, उसके बारे में बताऊंगा। गोल्जी बॉडी भी डिफिकल्ट नहीं है, सिमिलर ऐसा ही होता है। ये और गोल्जी मिलके, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया आगे गोल्जी का, साथ में किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना ही नहीं, आप देखा ये मेश लाइक नेटवर्क है, पूरे सेल में फैला हुआ है। तो पूरे सेल में फैलने की वजह से ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहा है। मान लीजिए सेल को किसी चीज को यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से होती 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 यहाँ से यहाँ चली जाएगी, है ना। ये कुछ चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है गोल्जी में, गोल्जी फिर सेल के बाहर। तो मतलब ट्रांसपोर्ट क्या, सेल के अंदर सेल के बाहर भी, मतलब कोई चीज बनाई, प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन अब बाहर जाना है। मान लीजिए पैंक्रियास का सेल है और इंसुलिन बनाया, इंसुलिन ने बाहर जाना है। इंसुलिन तो हार्मोन है ना, वो तो बाहर ही जाएगा। और नेचर क्या उसका, प्रोटीन। अब नेचर प्रोटीन बनेगा राइबोसोम। राइबोसोम में बनने के बाद, ठीक है ना, हालांकि राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मान लो कि यहाँ बना, बनने के बाद, या चलो बाहर भी बना, बाहर के राइबोसोम बना, अंदर आता है वो किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। फिर यहाँ से जाता है गोल्जी में, गोल्जी से बॉडी के बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो आपने बाहर ट्रांसपोर्ट किया तो किसने हेल्प किया, पहले इसमें आया ना, तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, राइट। क्लियर पॉइंट। और कोई चीज अगर अंदर ही रहनी है, कोई एंजाइम अंदर ही रहना है, तो वो बेसिकली इन्हीं राइबोसोम से बनता है। देखिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ठीक है। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं। पहले, एक तो आप मेम्ब्रेन बाउंड देखोगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होंगे, तो ऐसा तो नहीं यही राइबोसोम्स है, कुछ राइबोसोम्स हमेशा कहां पे होंगे, इसके बाहर भी होंगे, ठीक है ना। अब बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये वाले राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स है और ये वाले राइबोसोम्स फ्री राइबोसोम्स है। मेम्ब्रेन बाउंड फ्री, मेम्ब्रेन बाउंड फ्री, ओके। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये रहता है कि ये वाले जो राइबोसोम्स है, ये मेनली वो वाले प्रोटीन्स बनाते हैं जिन्होंने बॉडी के बाहर जाना, सेल के बाहर जाना, बॉडी के बाहर सेल के बाहर जाना। ये प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, रफ में जाएगा, रफ से स्मूथ में जाएगा या डायरेक्टली स्मूथ में आएगा, जो भी है, रफ से स्मूथ, स्मूथ से दे मूव टू द गोल्जी बॉडी, और फिर गोल्जी बॉडी से अल्टीमेटली बाहर। तो या तो ऑर्डर ये होगा यहां से स्मूथ, या यहां से रफ, रफ से स्मूथ, कैसे मर्जी, स्मूथ बीच में आएगा, स्मूथ के बाद गोल्जी, गोल्जी से बाहर, या तो ये होगा। या मान लो कोई प्रोटीन बन रहा है जो इसी सेल का है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन तो इसने बनाए, लेकिन सेल में काम करने वाले प्रोटीन कौन बनाएगा, वो तो ये वाला राइबोसोम बनाएगा। अब इस राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, वो यहाँ आया, रफ में आया, रफ में बनाया, रफ से स्मूथ, स्मूथ से गोल्जी, गोल्जी से बॉडी में, जहां सेल में उसको जहां भी काम करना है वहां। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन्स में, ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप कह सकते हैं। और क्या फंक्शन कर रहा है, आप सोचिए कि पूरा मेश लाइक नेटवर्क है, सेल में फैला हुआ है, तो सेल को ना जोड़ के भी रखा हुआ है, जोड़ के भी रखा हुआ है, मतलब कि एज अ साइटोस्केलेटन, एज अ बाइंडिंग मटेरियल, एज अ साइटोस्केलेटन। मतलब साइटोस्केलेटन क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी का स्केलेटन होता है, वो एंडोस्केलेटन होता है। सेल का अपना जो स्केलेटन होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, सेल का स्केलेटन, साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन की तरह भी काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसके एडिशनल फंक्शन जाते हैं, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, एंड साइटोस्केलेटन की तरह क्या करना, बिहेव करना। ये इसके जनरलाइज फंक्शन है, जो ऑफ कोर्स स्मूथ के भी बोल सकते हो, रफ के भी बोल सकते हो। क्लियर, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जहां डिफरेंशिएट कर सकते हो वहां मैंने आपको बता दिया। So that is all about the endoplasmic reticulum. आखिरी बात, the last thing, आखिरी चीज जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना, उसके आधार पे भी मैं सेल को दो पार्ट्स में बांट सकता हूं। अंदर वाला पार्ट इज द रेटिकुलर स्पेस एंड बाहर वाला पार्ट इज एक्स्ट्रा रेटिकुलर स्पेस या एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। इस स्पेस को जो अंदर है, इसको हम ल्यूमिनल स्पेस बोलते हैं, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल स्पेस, ओके, दिस इज ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमन, ठीक है ना, ल्यूमन, भाई इसको हम ल्यूमन बोलते हैं, ल्यूमन। और ये जो स्पेस है उसको बोलेंगे ल्यूमिनल स्पेस, ये ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल स्पेस, ओके, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल, है ना। और इसके बाहर जो भी हो जाएगा, हाँ, वो एक्स्ट्रा ल्यूमन
या एक्स्ट्रा ल्यूमिनर स्पेस, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड, तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनर स्पेस बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, या एक्स्ट्रा रेटिकुलर स्पेस आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ल्यूमिनर स्पेस या रेटिकुलर स्पेस मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये टर्म है तो परेशान मत होना, मैं क्या मतलब है इनका वो मैंने आपको बता दिया। दैट्स ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसी को डाउट है पूछ लीजिए, विल मूव टू द गोल्गी बॉडी। ओके चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे बात करते हैं। सर हाँ जी। सर आपने वो बताया था ना कि जो कुछ राइबोसोम हो गए वो मेम्ब्रेन बाउंड हो गए और कुछ फ्री हो गए, तो सर जो दोनों प्रोटीन बनाए गए तो सर उनका डिफरेंस क्या था? नहीं, मेरे को लास्ट समझ में आया कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, कुछ फ्री होंगे। उसके बाद क्या बोला तुमने? तो सर कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे ना जो कुछ बाहर जाएंगे और कुछ सेल में ही रहेंगे। कुछ सेल में रहेंगे कुछ बाहर जाएंगे, हाँ, दो तरह के प्रोटीन होंगे, कुछ सेल में रहेंगे कुछ बाहर जाएंगे। तो सर वो आपने कौन सा किसका बताया था? अच्छा, कौन सा किसका बताया था? जो फ्री राइबोसोम्स है, जो फ्री हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स बनाते हैं, और जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो इंट्रा सेलुलर प्रोटीन्स बनाते हैं। ओके सर। ठीक है। हम्म। और एक्स्ट्रा सेलुलर में आपके मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन है उनको भी आप एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर काउंट कर सकते हो, मतलब उसको भी फ्री राइबोसोम भी बना रहे हो। आइए आगे बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है गोल्जी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, गोल्जी के बारे में बात कर रहे हैं और ध्यान से समझिएगा, पे अटेंशन। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको शुरू से यहीं से दे रहा हूँ। आई एम टेकिंग डायग्राम फ्रॉम हियर। मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया है, मैं छोटा सा न्यूक्लियस बनाया, और न्यूक्लियस से मैंने क्या रिलेट कर दिया आपको पहले बताया था, न्यूक्लियस से रिलेटेड आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मैंने ये आपके लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। ओके ओके। अब इसके साथ मैंने जैसे कि पहले बताया था, मैंने यहाँ पे बहुत सारा राइबोसोम्स बना दिए। तो राइबोसोम्स हो गए। ओके, अब इसी के आसपास, इसी के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हमारे पास होता है गोल्गी बॉडी। देखिए सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही है, आपको लगेगा जैसे जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि टूट के गिरा हुआ है, सेम समथिंग लाइक द स्ट्रक्चर। एंड फाइनली लास्ट में ड्रॉ लाइक दिस, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, जो मैंने यहां बनाया, दिस इज गोल्गी बॉडी। ठीक है ना? गोल्जी वाज अ साइंटिस्ट, कैमिलियो गोल्जी, जिन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडी, उनके नाम। ठीक है ना? ओके, अब गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए बात, बहुत सिंपल सा है। इसने यहाँ पे प्रोटीन बनाया, क्या बना दिया बेटा? प्रोटीन बना दिया। प्रोटीन बन गया, इस प्रोटीन को इसने बाहर निकाल दिया। कैसे? ऑफ कोर्स बाहर निकालेगा तो वेसिकल में निकालेगा, एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सोसाइटोसिस। और ये आ गया यहां से ये वेसिकल गोल्जी के अंदर चला जाएगा। कहां? यहां। जब भी कोई प्रोटीन बनता है वो बिना गोल्जी से निकले नहीं जाता। ऑर्डर क्या है? रफ, स्मूथ, फिर कहां जाएगा? गोल्जी में। गोल्जी में एंट्री यहां हुई है। ठीक है, क्लियर? और जहां एंट्री होती है उसको हम बोलते हैं द फॉर्मिंग फेज। फॉर्मिंग फेज, या आप इसको बोल सकते हो सिस फेज। क्या बोलते हैं इसको? सिस फेज। सिस फेज या फॉर्मिंग फेज एक ही बात है। और ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। तो सिस इज द फॉर्मिंग फेज एंड इट इज कॉन्वेक्स।
अनलाइक अपोजिट टू दिस, अब आप इसको देखिए, ये क्या है, दिस इज मैच्योरिंग फेज। क्यों बोल रहे हैं मैच्योरिंग, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। इसको बोलते हैं ट्रांस फेज, और साथ ही बोलते हैं कॉनकेव। कैसा होता है कॉनकेव, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। मैं फॉर्मिंग फेज कॉन्वेक्स होता है और सेंसेस बोलते हैं, मैच्योरिंग फेज कॉनकेव होता है और उसको हम ट्रांस बोलते हैं। ओके फाइन। अब प्रोटीन पे चलते हैं। राइट, तो हमने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन को पैक किया, पैक करके वैसे भी बनाया, वैसे भी बना के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोड़ दिया। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रोटीन को उठा के कहां ले गया, गोल्जी में ले गया। कहां ले गया, गोल्जी में ले गया। तो ये आ गया अंदर गोल्जी के। क्लियर पॉइंट, कौन आ गया, प्रोटीन आ गया अंदर गोल्जी के। ओके, अब इस प्रोटीन के अंदर फर्दर जो मॉडिफिकेशन करनी है, मान लीजिए बची हुई पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, कुछ ऐड, कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, कुछ इनएक्टिवेट करना, वो कहां पे होगा, गोल्जी में होगा। तो पहला फंक्शन मेरे पास, अच्छा फंक्शन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ओके सॉरी, माय बैड। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ट्यूब्यूल्स भी थे, है ना, ट्यूब्यूल्स भी थे और वेसिकल्स भी थे, वैसे ही इसके अंदर भी ट्यूब्यूल्स भी हैं। क्या है, ट्यूब्यूल्स, द सेम काइंड ऑफ थिंग। यहां पे भी ट्यूब्यूल्स मिल जाएंगे आपको। क्या मिल जाएंगे, ट्यूब्यूल्स। और सिर्फ ट्यूब्यूल्स नहीं बेटा, आपको यहाँ पे वेसिकल्स भी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, वेसिकल्स। तो इसके अंदर भी ट्यूब्यूल्स हैं और क्या है, वेसिकल्स। जैसे इसमें सिस्टर में थे, ये सिस्टर में है, ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं। तो स्ट्रक्चर के मामले में सेम चीज, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स, गोल्जी में भी सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स। ओके ओके, तो प्रोटीन बना, बनने के बाद यहाँ आया, बची कुछ जो मॉडिफिकेशन है वो उसने यहाँ पे होनी है। मान लीजिए कोई एंजाइम है, इनएक्टिव है, वो एक्टिवेट होना है। या मान लीजिए आप पढ़ते हैं ना कि इंसुलिन प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, और प्रो इंसुलिन बनने के बाद वो इंसुलिन बनता है। तो प्रो इंसुलिन से जो इंसुलिन बनना है वो कहाँ बनेगा, गोल्जी में। ठीक है ना। तो कई सारे एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं कहाँ पे, गोल्जी में। सारे नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें ट्रिप्सिनोजेन की, तो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है ड्यू टू सम अदर एंजाइम प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन। तो वहां गोल्जी काम नहीं कर रहा, राइट। ठीक है, बट 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 कई सारे एंजाइम्स जो इनएक्टिवली प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, वो जो भी मॉडिफिकेशन हो रही है वो कहां पे हो रही है, गोल्जी में। तो सबसे पहले सबसे फॉरमोस्ट फंक्शन आप लिख लेंगे, जैसे आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। एक कॉमन फंक्शन है दोनों का, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था कि मान लेते हैं कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गोल्जी क्या करता है, मॉडिफिकेशन कर दी, मॉडिफिकेशन करने के बाद, ठीक है, उसको वापस से वेसिकल में बंद करेगा, मैं बाहर निकालेगा। कैसे, वेसिकल में बांध के। कैसे बाहर निकालेगा, वेसिकल में बांध के। और फिर इस वेसिकल का क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। अगर जमा होगा तो, वरना ये अंदर ही यूज हो जाएगा। मतलब दूसरा फंक्शन आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, सेक्रीशन या पैकेजिंग। दूसरा फंक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं फंक्शंस यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ, फंक्शन यहाँ लिख रहा हूँ। क्या मिटा रहा हूँ मैं, ये आधा एंडोप्लाज्मिक मिटा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आपके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, फंक्शंस लिख रहा हूँ। जो पहला मैंने बोला कि पोस्ट ट्रांसलेशनल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये ट्रांसलेशनल है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब प्रोटीन बनने के बाद वाली मॉडिफिकेशन। समझ रहे हैं ना, कि ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन बनना। पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब क्या हुआ, प्रोटीन बनने के बाद। प्रोटीन बनने के बाद जो मॉडिफिकेशन हो रही है उसको हम बोल रहे हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ओके, और फंक्शन सुनिए, तो ये हो गया फंक्शन नंबर 1। दूसरा मैंने बोला कि बाहर निकाल रहा है, तो सेक्रीशन। सेक्रीशन फंक्शन किसका हो गया, गोल्जी बॉडी का हो गया। अच्छा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आएगा क्या क्या, है ना, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या क्या आ रहा है उसके बारे में समझिए। देखिए, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि यस, बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है कि कोई
एक चीज मैं एक्चुअली आपको और ऐड करना चाहूंगा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में ऐड कर लीजिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड ही नहीं बनाता, बल्कि ऐड करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इट आल्सो फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाना, राइट। ये काम किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ग्लूकोज से एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन बनाना, मॉडिफाई करना, ये फंक्शन किसका है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये सब एससीआर के फंक्शन है ना, सेलुलोज, है ना, तो ये सब बनाना फंक्शन किसका है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है ना। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम also helps in formation of raw material for the you can say cell wall also, ठीक है ना। तो वो भी ऐड कर लेना कि कॉम्प्लेक्स सैकराइड्स या शुगर्स दैट आर आल्सो फॉर्म्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन इन दैट, ठीक है। ओके ओके, नाउ आप समझिए, ध्यान से समझिएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार इस चीज को थोड़ा सा चेक कर लूं कि इज इट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी। आई एम थोड़ा सा, मुझे इस पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जस्ट चेक इट आउट। ओके, हाँ वही मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, आई एम सॉरी। इसको आई एम सॉरी, वो ये फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं है, अगेन गोल्जी का है, ठीक है ना। तो गोल्जी का आप तीसरा फंक्शन यहाँ लिख लेंगे, ठीक है, कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, एग्जांपल आप बोल सकते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, है ना, या सेलुलोज वगैरह। तो it is also providing a raw material for the formation of you can say the cell wall, ठीक है। ये फंक्शन इसका होता है, गोल्जी का हो जाता है। अब मैं ये फंक्शन बता क्यों रहा, मैं ये फंक्शन इसलिए बता रहा था आपको बिकॉज ध्यान से समझिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या क्या बनाया, प्रोटीन बनाया और क्या बनाया, लिपिड बनाया, ठीक है। प्रोटीन भेज दिया, लिपिड भेज दिया, यहाँ पे मान लेते हैं। अब प्रोटीन है आपके पास, इधर आपके पास लिपिड है, इधर आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स भी है, जोड़ दो। प्रोटीन पे अगर आपने यहां से बनाया हुआ लिपिड जोड़ा तो लिपोप्रोटीन बन गया। क्या बन गया? लिपोप्रोटीन। तो ये भी तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है, तो वो भी कहां होगा? गोल्जी में। अच्छा, क्योंकि इसने खुद क्या बनाया है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। तो वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड या शुगर जोड़ दिए किस पे? प्रोटीन पे। क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। अगेन क्या है? प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है, कहां हो रही है? गोल्जी में। तो ये जो सारी चीजें है ना, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में एक्चुअली क्या आ रहा है? एग्जांपल मैं लिखता हूं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना या लिपोप्रोटीन बनाना, लिपोप्रोटीन बनाना, ठीक है। तो लिपोप्रोटीन बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, प्रोटीन को पूरी तरह से मॉडिफाई करना, ये सब फंक्शन किस में आ रहे हैं? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में आ रहा है। क्लियर पॉइंट? एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ये पहले फंक्शन में आ जाएगा, ठीक। सेक्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन हो गया। और सुनिए, अब आपको बताता हूं थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में। आइए समझते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम कुछ भी नहीं है, एक सिंपल लिपिड का बेसिकल है, लिपिड की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम। लाइसोसोम में डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा, अब इस तरह एक हिंट दे रहा हूं, जैसे राइबोसोम का दिया था, राइबोसोम पे आगे पढ़ाऊंगा। लाइसोसोम में क्या है? एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स है। कैसे एंजाइम्स? प्रोटीएज, न्यूक्लियस, लाइपेज, अमाइलेज, खतरनाक खतरनाक एंजाइम, राइट। तो एंजाइम्स, एंजाइम्स कहां बने होंगे? प्रोटीन से। कहां बने होंगे? गोल्जी में। मेम्ब्रेन से पैक का क्या किया होगा? गोल्जी में। तो लाइसोसोम बना कैसे होगा? लाइसोसोम ऐसे बना होगा कि राइबोसोम ने कुछ प्रोटीन्स बनाए होंगे,
उस प्रोटीन्स को पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉडिफाई किया रफ में, फिर स्मूथ में, फिर भेज दिया उसको कहां पे, गोल्जी में। गोल्जी ने फर्दर मॉडिफिकेशन करी, पैकेज में वेसिकल में पैक किया और बाहर भेज दिया। तो जो लाइसोसोमिक सेल ऑर्गेनेल है वो बनाने वाला भी कौन है? कौन है? गोल्जी है। कौन है? गोल्जी। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? इतना ही नहीं, वैक्यूल बनाना, वैक्यूल जो बन रहा है वो भी ऐसे ही बन रहा है। तो लाइसोसोम और वैक्यूल्स ये प्रोडक्ट्स किसके हैं? गोल्जी के हैं। अच्छा, आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई रोल नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटीन्स तो वही बन रहे हैं ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन्वॉल्व है, लेकिन फाइनली तो ये कहां से बाहर आ रहे हैं? इससे बाहर आ रहे हैं ना, किससे? गोल्जी से। तो आप बोल सकते हैं चौथा कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड इवन वैक्यूल्स। अच्छा, कोई अगर आपसे बोले कि वैक्यूल फॉर्मेशन में, लाइसोसोम फॉर्मेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हाथ है, तो आप वो गलत नहीं है, वो भी सही है। वो भी क्या है? सही है, क्योंकि अल्टीमेटली शुरुआत तो कहां हो रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो रही है। इसलिए मैं बोला इट्स एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, सीआर और गोल्जी मिलकर काम कर रहे हैं, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवें फंक्शन पे अगर हम जाएं, अब हम पांचवें स्पेसिफिक फंक्शंस पे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गए मेजर फंक्शंस, मेजर फंक्शन तो ये हो गए। अब कुछ कुछ जगह पे कुछ स्पेसिफिकली काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, जो स्पर्म का एक्रोसोम है, आपने स्पर्म पढ़ा होगा ना, स्पर्म रिप्रोडक्शन में उसका एक्रोसोम है, उसमें भी काफी डिग्रेडिंग एंजाइम्स होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो एक्रोसोम है, एक्चुअल के अंदर वो जो एक्रोसोम है वो कुछ नहीं बल्कि गोल्जी बॉडी है। So acrosome of sperm is a modified Golgi body. Clear है पॉइंट? आ रही बात समझ में? ओके, अच्छा, और आपको क्या पता होना चाहिए इसके अलावा? इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि और फंक्शन बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको काइलोमैक्रोन का जिक्र किया था ना, कि लिपिड की फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होते, लिपिड को पहले प्रोटीन में कोट किया जाता है, लिपिड में प्रोटीन कोट किया जाता है और फिर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है काइलोमैक्रोन के फंक्शन में। और काइलोमैक्रोन क्या है? लिपोप्रोटीन है। काइलोमैक्रोन क्या है? लिपोप्रोटीन है। तो काइलोमैक्रोन कब लगा? गोल्जी में। तो एक तरीके से गोल्जी ने कहां काम किया? एब्जॉर्प्शन में। किसका एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स। तो फंक्शन को ये थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, स्पेसिफिक बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स अगर आता है, वहां पे भी हेल्प कर रहा है। कैसे? काइलोमाइक्रोन बना के, क्या बना के? काइलोमाइक्रोन बना के हेल्प कर रहा है। कौन? गोल्जी हेल्प कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होंगे, लेकिन 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 जो गोल्जी बॉडी प्लांट के अंदर है वो ऐसी नहीं होती। वो कैसी होती है? ध्यान दीजिएगा, उसमें सिस्टर्ने इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं। सिस्टर्ने क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट यूनिट्स। मतलब उसमें गोल्जी कैसा होगा? ऐसा। ये एक यूनिट हो गई, फिर ये एक यूनिट हो गई, फिर ये एक यूनिट हो गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स होंगी। क्लियर पॉइंट? और इस इंडिविजुअल यूनिट को प्लांट के अंदर, किसके अंदर? प्लांट के अंदर हम गोल्जी को बोलते हैं डिक्टियोसोम। क्या बुलाते हैं? डिक्टियोसोम बुलाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि प्लांट के अंदर गोल्जी को हम क्या बुलाते हैं? डिक्टियोसोम बुलाते हैं। तो आई सपोज अब आपको क्लियर है कि क्यों मैं इसको एक तरीके से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल रहा हूँ, कि एक सिस्टम है, राइबोसोम में बन रहा है, उसको छोड़ देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया, रफ में, स्मूथ में, गोल्जी में, गोल्जी से बाहर, या तो बॉडी की सेल के बाहर या सेल के अंदर, जहां पे उसको जाना है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। और डिक्टियोसोम याद रखिएगा, और कॉन्वेक्स, सिस और कॉनकेव ट्रांस यानी मैच्योरिंग फेज। आप समझ रहे हो? अब ये फॉर्मिंग क्यों यहाँ आ रहा है? ये मैच्योरिंग की है, यहाँ पे जा रहा है, तो मैं आने वाला फॉर्मिंग, जाने वाला मैच्योरिंग। सिंपल सिंपल क्लियर पॉइंट ऑफ फंक्शंस मैंने आपको बता ही दिए। तो ऐसे फंक्शन आते हैं तो डायरेक्टली बोल सकते हो गोल्जी में। अच्छा, एक चीज और लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया, प्लांट में स्पेसिफिकली किसमें? प्लांट के केस में इंपॉर्टेंट है सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल का फॉर्मेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। जब आपको पढ़ाऊंगा मैं सेल डिवीजन में कि जब सेल वॉल बनती है प्लांट की, तो पहले सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट बनती है, तो जो सेल प्लेट बनती है, जो इनिशिएट करती है सेल वॉल फॉर्मेशन में प्लांट में, वो सेल प्लेट बनाना एक्चुअली किसका काम है? गोल्जी का ही काम है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? इवन
प्रोटीन्स प्रोवाइड करना किसके लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड, एक्रोसोम फॉर्मेशन, और स्पेसिफिकली ये सारे के सारे बाकी सारे फंक्शन, सारे फंक्शंस के गोल्गी की बॉडी के हैं। क्लियर? बचा है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और साथ में क्या पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर हो सका हमारे पास टाइम बचा तो वी विल आल्सो कंटिन्यू विद द राइबोसोम, तो पढ़ने ही हमें, फिर आल्सो कंटिन्यू विद द साइटोस्केलेटन। ठीक है, और फिर आखिर में हमारे पास न्यूक्लियस रह जाएगा पढ़ने। आई सपोज आई विल गिव यू 2 मोर क्लासेस और हमारा सेल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 और क्लास। कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास एंड विल ट्राई टू कंप्लीट। ब्यूटी इज आस्किंग समथिंग। हाँ जी, पूछिए काजल। आई एम नॉट आस्किंग इन द चैट बॉक्स, ओके, समबडी इज someone आस्किंग। else is asking. सर सेल चैप्टर का नोट्स कब मिलेगा? सेल चैप्टर के नोट्स कब मिलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय नोट्स? मैं नोट्स से मतलब नहीं समझा। आई मीन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका मतलब नोट से मॉड्यूल से है, जो आपको केल्विन का मॉड्यूल मिलता है, अगर आपका मतलब उससे है तो वो जो मॉड्यूल है, ठीक है, वो आपको मिलेंगे, वो आपको एकेडमिक डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना, अगर एकेडमिक डिपार्टमेंट इज हियर, यस एकेडमिक डिपार्टमेंट इज हियर, तो उनके पास आप रिक्वेस्ट दीजिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराना। आप उनसे बोलिए कि सर सेल चैप्टर चल रहा है, आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए, वो आपको करा देंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी क्लासरूम नोट्स तो आप बनाए रहे हो, तो क्लासरूम नोट्स तो आप बनाओगे ही, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। डीपीपीस भी आपका ऐसा कुछ मिली गई है सेल एनवेलप की, और एक दो मैं आगे और अपलोड कर दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी चीजों की, ताकि आप उसमें से भी चीजें पढ़ के सॉल्व कर सकें। ठीक है, और डीपीपी से अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना नेक्स्ट टाइम। ठीक है, वो आप पूछ नहीं रहे हैं सर, तो हाँ एक चीज आप पूछनी थी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यस सर। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यस सर। अच्छा बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना एक्चुअली स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। आप मुझे काम करना, आप मेरे को एक बार कांटेक्ट कर लेना पर्सनली, ठीक है, और मैं आपको मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैं आपको फोन पे बता दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। मैं पूरी क्लास को एक ही चीज नहीं बता सकता प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना, वो टेलर्ड मेथड होता है। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, आपने पहले कितनी प्रैक्टिस करी है और कहाँ से करी है, वो सब जानने के बाद मैं स्पेसिफिक बता सकता हूँ इंडिविजुअल को। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। समझ गया काजल? ओके सर। सर एक डाउट था हाँ शिवम, सर, डीपीपी का क्या? आप बोलो, स्क्रीन शेयर कर दो। और ये डीपीपी के जो डाउट्स होते हैं ना, आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो कि आप पहले करें, क्योंकि फिर आपकी शायद नेक्स्ट क्लास भी होती है। आप बताइए, दिखाइए। सर दिख रहा है? ओके, हाँ दिख रहा है। नॉन लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल आर कलेक्टिवली। बेटा ड्यूटोप्लाज्म, ड्यूटो का मतलब मरा हुआ होता है, ठीक है ना, जैसे ड्यूटोट्रॉफिक होता है ना? हाँ, हाँ जी। और क्या है ना, तो ड्यूटो इज समवेयर डेड, तो आप उसे ड्यूटोप्लाज्म बोलेंगे। करेक्ट? ओके सर। जैसे डेट्रीवोरस, हाँ है ना। ओके, किसी और को कोई डाउट? चलिए फिर सी इन द नेक्स्ट क्लास एंड कीप प्रिपेयरिंग।